हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो क्लास 8 के लिए मैं सामाजिक विज्ञान जो है ना, बिल्कुल नई किताब जो है दोस्तों, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका बुक जारी किया है और इसमें से मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अतीत को कंप्लीट कर चुके हैं। अतीत जो था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ साथ ये जो भूगोल है इसको हम कहते हैं संसाधन एवं विकास, यह भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 1 भारतीय संविधान। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूंगा, और अगर आप और भी अगर देखना चाहते हैं ये सब का वीडियो तो हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है। दोस्तों आइए यहाँ से मैं संपूर्ण हल बताने वाला हूँ। ये एक पीडीएफ यहाँ पर बहुत आसानी पूर्वक होगा, ठीक है। बिल्कुल नई किताब ही रहेगा, नई किताब। चलिए अध्याय 1 भारतीय संविधान देखिए, आपके बुक का यह प्रश्न 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, यानी भारतीय संविधान को जनक किन्हें माना जाता है। तो ऑप्शन का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब दूसरा प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर कहा है कि संघवाद, ये जो दिया है संघवाद से आशय का, ये जो संघवाद है इसका मतलब क्या होता है। देश में एक से अधिक संघों के होने से, देश में एक से अधिक राज्यों के होने से, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होने से। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं, देश में एक से अधिक संघों के होने से, ये बिल्कुल सही है, ए नंबर। प्रश्न 3 में देखिए कहा गया है हमसे, एक मिनट रुकिएगा। क्या है देश का शासन, देश का यहाँ पर बताया गया है प्यारे मित्रों कि देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह क्या कहलाता है। साहित्यिक ग्रंथ, संविधान, ऐतिहासिक दस्तावेज या फिर संग्रहालय। तो ये हो गया दोस्तों में संविधान कहलाता है। देश को चलाने के लिए क्या जरूरी है, तो संविधान। आइए संविधान के अनुसार सरकार का अंग कौन नहीं है। तो दोस्तों आपको लगता है कि ये संविधान क्या होता है, तो मतलब बताए तो संविधान का मतलब होता है दोस्तों कानून, क्योंकि इसमें सभी कुछ लिखा गया है कि आखिर हमारा देश किस प्रकार चलेगा, सभी कानून लिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान के अनुसार सरकार का अंग कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों है, लेकिन प्रेस जो देख रहे हैं डी नंबर, यह नहीं होगा, ठीक है। इसी में टिक लगाइएगा। आइए अब यहाँ पर कहा गया हमसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर कहा अनाधिकृत या उकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। यह प्रकार समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ही हो जाए दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार का वो क्या करेगा, यूज इसका करेगा अपने बचाव के लिए। एक ये हमें संविधान के द्वारा ही आम जनता को मिला है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था के केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में सब सूची, राज सूची, और यहाँ पर भर लेना है आपको समवर्ती, क्या भरना है, समवर्ती सूची में समाहित है। फिर आपका हमारे देश में सरकार जो है ना दोस्तों, वो क्या 3 स्तर पर कार्य करती है। उसके बाद देखिए सी नंबर में कहा है, यहाँ पर आप सबको भरना है राष्ट्रीय, ये तो 3 हो ही गया। यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और उसे लागू करना, यह सरकार की क्या है, एक जिम्मेदारी होती है। संसदीय शासन पद्धति में यहाँ पर भले आपको जनता अपने प्रतिनिधियों चुनाव करती है यानी कि
संसद जो होता है दोस्तों उसको कौन चुनता है? तो हम ही लोग चुनते हैं। जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक होता है वो वोट दे करके संसद को चुनता है। तो इस प्रकार से सभी का उत्तर आप लिख लीजिएगा। आइए मित्रों अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग। देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी देश को संविधान की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? तो चलिए इसका आंसर में लिखना है कि किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। निम्न इनमें से पहला कारण आपको लिखना है कि न्याय व्यवस्था। दूसरा लिखना है कि आदर्शों को शून्यबद्ध करना, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा। ये सब के लिए दोस्तों संविधान की जरूरत पड़ती है और भी बहुत सारे तरीके जरूर प्रमुख कारण है जो कि यहाँ पर 3 कारण आपको बताया गया है। ठीक है। चलिए नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? नेपाल जो था दोस्तों राजतंत्र वहाँ पर, तो यहाँ पे लिखना कि 28 में। और मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताया जाएगा, बस 3 से 4 लाइन में सभी प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा, क्योंकि आपको भी दोस्तों इतना भर आपको बताया जाएगा ताकि आपको भी याद रहे और अगर कहीं भी एग्जाम रहे तो आप वहां से आसानी पूर्वक आप लिख सकें। तो यहाँ पे लिखना है कि 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ था। आइए अब यहाँ पर क्या है, नेपाल ये जो दिया है प्यारे मित्रों का है, नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? क्यों? तो लिखना है कि नेपाल में पहले से जो संविधान था उसके कार्यकारी शक्तियों और राजा के हाथ में केंद्रित थी। मतलब सारी शक्ति जो था दोस्तों वो कहाँ पर था? तो केंद्र ये हमारे राजा के हाथों में था। तो इसी संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की जरूरत पड़ी। यानी कि पहले वहां पर दोस्तों राजा शासन करते थे लेकिन वहां की जनता को पसंद नहीं था, इसलिए वह उन्हें नए संविधान की जरूरत पड़ी और उन्हें हटा करके वो राज ये लोकतंत्र लाने की आवश्यकता पड़ी थी। लोकतंत्र का मतलब होता है दोस्तों लोगों लोगों का शासन। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? आखिरकार इसके निर्माण में, तो आइए यहाँ पर आप सबको लिखना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ना जुलाई 1946 में किया गया और इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगर आपसे दोस्तों कहीं पर कोई पूछ देता है बड़े लोग या फिर शिक्षक ही कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो आपको बताना है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब यहाँ पर क्या है, सब याद, ये जो दिया गया प्यारे मित्रों सब याद। सब याद से क्या तात्पर्य है? तो लिखना है कि संघवाद का अर्थ, यहाँ पर दिया होगा शायद संघवाद है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, संघवाद का अर्थ जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है। यहाँ पर शायद होगा प्यारे मित्रों में संघवाद ही होगा। ठीक है। यहाँ पर आपको संघवाद कर लेना है। संघवाद से क्या तात्पर्य, इसका आंसर ये वाला आपको लिख लेना है। उसके बाद ये लिखने के बाद एक लाइन और नीचे में बताया गया है कि केंद्र स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर ये होता है। आइए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो पूछा गया है कि सार्वभौमिक का, यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। ये जो सार्वभौमिक मताधिकार इसका अर्थ क्या होता है? तो लिखना है कि सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या फिर रंग, नस्ल आदि का हो, उसे उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो, लेकिन सिर्फ 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। यह हमारे संविधान में कहा गया है। आइए अब यहाँ पर कहा कि सरकार, ये जो दिया गया दोस्तों में कहा सरकार सरकार के तीनों अंगों
सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है? तो क्या कानूनों को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइए इसके बारे में लिखना है कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। इसमें से पहला अंग आप सबको लिखना है विधायिका। ये कौन सा अंग है दोस्तों? हमारा विधायिका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा कार्यपालिका, तीसरा हो जाएगा हमारा न्यायपालिका, ठीक है? और इसमें क्या है कि बस इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। आइए अब यहाँ पर क्या है भारतीय संविधान की अंत अंतर अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो चलिए यहाँ पर लिखना है आप सबको कि भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को सत राज्य, यहाँ पर प्यारे मित्रों बताया है कि राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। कितना है दोस्तों? मौलिक अधिकार जो है वो 6 है कुल, ठीक है? आइए अब यहाँ पर फिर कहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? आखिरकार क्यों दोस्तों? तो आइए यहाँ पर लिखना है कि संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि ज्यादा यहाँ पर बताया गया हमसे कि सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्रता से भारतीय जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां मनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। हमेशा क्या कहते थे प्यारे मित्रों? अपने सामने ही रखते थे, ठीक है? इसका आंसर ये वाला आप लिखिएगा। आइए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 16। इसे यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे मौलिक अधिकार तो का उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना। सबसे पहले आइए मौलिक अधिकार, तो लिखना है कि हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं और उनका नाम। तो यहाँ पर लिखना है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हो गया। अब यहाँ पर हमसे फिर कहा गया था प्यारे मित्रों कि 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिखना कि संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है? अपराध है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार का अधिकार है। ये 2 अधिकार के बारे में आपको बता चुका हूँ। मतलब अपने अपने धर्म के प्रति वो अपना प्रचार कर सकते हैं, अपना धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है? ये सब अधिकार मिला हुआ है आम जनता को। आइए यहाँ पर कहा है कि ये जो आप देख रहे हैं विधायिका, ये दिया है कार्यपालिका और ये दिया हुआ है न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया है? ये तीनों के बीच में दोस्तों शक्ति जो है ना वो काफी मतलब कार्य जो है वो काफी अलग किया गया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों? तो लिखना है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार को किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। किसका प्यारे मित्रों? ये जो दिया गया ना ये जो दिया गया सत्ता का संतुलन क्या रहता है? इससे बना हुआ रहता है। तो इसके बारे में ये आप सब अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा प्यारे मित्रों। तो आइए आज का ये वीडियो, 1 मिनट रुकिएगा, ये प्रश्न क्रमांक 17 था।
देखिए इस चैप्टर में काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर कहा गया हमसे कि क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? लिखिए। तो आइए लिखना है कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए हमें बताया कि किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने ये जो दिया गया था अध्याय नंबर 1 भारतीय संविधान, इसका संपूर्ण हल मैं बता चुका हूँ। अगर इसी तरह से और भी मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।